तो अब चलिए चर्चा करेंगे हरियाणा इलेक्शंस को लेकर, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर। मेजॉरिटी बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, हिस्टोरिक जीत बीजेपी की इसे माना जाएगा, क्योंकि हरियाणा में इससे पहले कभी नहीं हुआ है जो इस बार हुआ है। और जैसा रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, ये तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। चलिए इस पर चर्चा शुरू कर लेते हैं, जरा समझते हैं भाजपा की इस जीत के मायनों को, भाजपा को जो मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है उसके पीछे की कैलकुलेशन को। देवेंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या हुआ ये वाकई, क्योंकि जैसे एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे या जो रुझान आ रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत ये रिजल्ट आया है। आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? हरियाणा में भाजपा को तीसरी बार मौका मिल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? जनता खुश है बीजेपी के कामों से? देखो, मैं समझता हूँ कि ये इस बार का जो हरियाणा का चुनाव है और उसका जो परिणाम हम जो देख रहे हैं वो आश्चर्यजनक है। जी, कोई भी प्रेडिक्शन जो है वो सही नहीं गया है। न ही राजनीतिक विश्लेषकों का प्रेडिक्शन, ना ही सर्वे करने वाली एजेंसियों का प्रेडिक्शन, और ना ही किसी राजनीतिक दल का। इवन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भी हरियाणा और दिल्ली के लीडर्स को छोड़ करके शायद उनको भी नहीं लग रहा था कि हरियाणा में सरकार बन रही है। तो इस चुनाव के परिणामों के बारे में तो केवल एकमात्र इलेक्शन कमीशन ही जवाब दे सकता है कि ये क्या हुआ। इसके अलावा कोई कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि आप जाकर के हरियाणा में, मैं भी कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के दौरान गया था, तो हरियाणा के अंदर आप जनता से पूछेंगे तो जनता तो भारतीय जनता पार्टी को हरा चुकी थी। वहाँ आपको नाम लेवा नहीं मिल रहा था, लेकिन परिणाम कुछ और हैं। तो ये जो कांग्रेस ने, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी और जिनके बारे में माना जा रहा था कि सरकार बनाएगी, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है। अब देखते हैं उसमें होना जानी क्या है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन के सामने ही रखा जाता है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से गठित हुआ है वो तो हम सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके फिर चीफ जस्टिस नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनी है उसमें मेजॉरिटी जो है सरकार की ही थी। तो जिस तरह से जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, वोट जनता डालती है। अब अगर इन नतीजों के बाद अगर कोई विपक्ष की पार्टी फिर से वो रोना रोए कि साहब ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो गई है, इस तरह की बात करे, तो ये अन्याय होगा सर। क्योंकि देखिए, नहीं, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें रोने वाली बात नहीं है, लॉजिक है सर, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए, खट्टर साहब को बदलना पड़ा, क्यों बदलना पड़ा? बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्यों बदलना पड़ा? उसके बाद सैनी जी आए, सैनी जी की जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे सामने है। देवेंद्र तो जी, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए सर। आपने एक बात यहाँ पर कही कि देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन ही जाने, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। तो मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल था कि सर भाजपा अगर हारती है, क्योंकि डिबेट में सब जुड़ते हैं और सबकी जो राय रहती है उसके मुताबिक ही हम पूछ रहे हैं, बीजेपी अगर हार जाए तो ईवीएम या फिर सारा सिस्टम जेन्युइन हो जाता है, बीजेपी अगर जीत जाए तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। सर ये नहीं होना चाहिए पहला स्टेटमेंट। ये बात नहीं है कि कौन कहता है कि ईवीएम के लिए हमेशा ये है कि बहुत अब अच्छी है और बाद में वो खराब है। कोई नहीं, सब लोग पूरे वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि ईवीएम को में घपला हो सकता है। ये कोई हमारे लिए स्पेशल नहीं बन के आती हैं, और हमारे पास कोई ऐसी आसमान से टपकी हुई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो हैक नहीं हो सकती है। ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता कुछ की आवाज कुछ आ रही थी, एजेंसीज की आवाज कुछ आ रही थी, और परिणाम कुछ आ गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा साइलेंट वोटर्स ने अपना वोट दिया। सर आगे बढ़ते, देवेंद्र जी वापस आऊंगी आपके पास। शैलेंद्र कौशिक बीजेपी से और प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है रुझानों में, लेकिन वाकई सरप्राइजिंग है और आपके लिए भी होगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स से लेकर जो हवा चली हुई थी वो तो ऐसा लग रहा था कि बस कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि ऐसी देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो अब जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल अपोजिट आए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को
बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। तो जिस तरीके से उन्होंने नायब सैनी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति आस्था और मोदी का विश्वास व्यक्त किया, उसके परिणाम आज सामने निश्चित। और हम कह सकते हैं, आपको ध्यान होगा कल भी नायब सैनी ने कहा था कि जब उनके इंटरव्यू चल रहा था किसी चैनल पर, उन्होंने कहा था सरकार हम बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से आशा थी। और जहां तक ये एग्जैक्ट पोल और तमाम एजेंसियों के सर्वे की बात है, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के भी यही परिणाम आए थे। छत्तीसगढ़ में भी सारे चैनल्स बीजेपी को किस तरीके से बता रहे थे। मध्य प्रदेश की भी क्या स्थिति थी, लेकिन तमाम मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो होते हैं जितने सैंपल लेते हैं, और सैंपल की मैं विश्वसनीयता और सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन को सैंपल पर्टिकुलर किस एरिया से लिए गए हैं, और क्योंकि वोट काउंट और वोट जो होता है, कैलकुलेशन होता है, पूरे विधानसभा का होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से शास्त्री जी कह रहे थे, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इस पर सवाल उठाना कम से कम कांग्रेस की भाषा इनको नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि आप, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सुबह की स्थिति क्या थी हुड्डा साहब, सुनिए जरा सुनिए, सुबह की स्थिति ये थी कि हुड्डा साहब जलेबी बनवा रहे थे, अपने कार्यालय से, घर से कार्यालय के लिए निकले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, और अब वो चुनाव आयोग के रिजल्ट पर सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग देरी कर रहा है। क्या इनकी पार्टी के प्रत्याशी वहां चुनाव जो काउंटिंग सेंटर पर नहीं है? क्या इनके इलेक्शन के एजेंट्स वहां नहीं है? ये केवल एक हार के लिए बहाना ढूंढते हैं। जब हार होती है तो ईवीएम पर दोषारोपण करते हैं। समझ गई, ये इस पर तो हमने चर्चा कर ली, लंबी चर्चा कर ली। अब जरा राजनीतिक मायनों पर चर्चा कर लेते हैं, करेंगे इस पर भी। अब मैं तीसरा रिएक्शन प्रियदर्शी जी का ले लेती हूँ। सर, बुरा तो बहुत लग रहा होगा क्योंकि उम्मीद बिल्कुल विपरीत थी। आप लोगों को बहुत आश्वस्त थे आप लोग कि हरियाणा में आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन हाँ, हार के बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना, अगर जीत जाते तो नहीं उठाते, ऐसा क्यों? प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए, प्रियदर्शी जी से संपर्क नहीं हो पाया है। एक बार फिर से अब जरा मैं पॉलिटिकल कैलकुलेशन की बात कर रही थी। सर, हुआ क्या? देवेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे। अब चलिए, जीत बीजेपी की हो चुकी है, अब कांग्रेस क्या कंप्लेन कर रही है, क्या उन्हें सिस्टम से प्रॉब्लम है, ये आगे चर्चा के विषय रहेंगे। लेकिन अभी मैं जो एक जातिगत समीकरण हरियाणा का रहा, उसके बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। यही बोला जा रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा में सीधे तौर पर हुआ है। देखिए, ग्राउंड पर तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा वहाँ पर प्रभावी है और उसके आधार पे कोई फैसला होने वाला है, क्योंकि जो दलित और जाट, ये दो बेसिकली वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो कि हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब इसके अंदर जो दलितों के वोट का डिवीज़न एक प्रोसेस था, उसमें जो कुछ भी कोशिश हो रही थी उसमें वो कहीं पहुंचा नहीं, वो जो डिवीजन है। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी जो लड़ाई है वो एक लेवल तक थी जरूर, और वो हमेशा रहती है, और उसका ये परिणाम अगर इतना बड़ा हो सकता है तो मैं आश्चर्य करूंगा कि जनता को किसी तरह के डेवलपमेंट। लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। नहीं, अभी मैं ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण की भूमि को प्रणाम करने जाऊंगा। नायब सिंह सैनी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। काफी खुश तो आज बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं ही, और नायब सिंह सैनी के चेहरे की मुस्कुराहट भी आप देख ही रहे थे। प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रियदर्शी जी, सर, बुरा तो बहुत लग रहा होगा क्योंकि हरियाणा चुनाव को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल विपरीत थी। एग्जिट पोल 60 सीटें आपको मिलती हुई नजर आ रही थी एग्जिट पोल्स में। अब सर, क्या मानते हैं, आपके हार के पीछे की बड़ी वजह क्या रही?
अंतरकलह पार्टी का? देखिए, अभी एक तो अधिकृत तौर पे जनादेश आना बाकी है, लेकिन फिर भी जो अभी तक के परिणाम है उसके आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर जो 10 साल का अघोषित आपातकाल लगा था उसके खिलाफ जनता की आवाज बनकर अपनी मुहिम चलाई थी। जनता का व्यापक और भरपूर समर्थन भी मिला था। हमारे पक्ष में माहौल तैयार हुआ था और लोगों को लगने लगा था कि कांग्रेस ही एकमात्र पर्याय है उनकी समस्याओं के समाधान का। लेकिन अभी जो परिणाम आए हैं उन परिणामों के संदर्भ में अधिकृत तौर पर और आधिकारिक तौर पर जब कंप्लीट परिणाम आ जाएंगे और किस जगह क्या स्थिति रही, लोकल मुद्दे हावी रहे या कोई और दूसरी टेक्निक हावी रही, ये सारी स्थिति शाम तक क्लियर हो जाएगी। प्रियदर्शी जी, देखिए मैं मानती हूँ सर, रुझानों के मुताबिक आपको स्टेटमेंट यहाँ देना नहीं चाहते, लेकिन एक बात जो हमें समझ आई देखकर कि देखिए कॉम्पीट अच्छा किया कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच का जो कंपटीशन रहा है वो बहुत हाई लेवल रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन बहुत कम है। तो ऐसे में इतना तगड़ा कंपटीशन हरियाणा में था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप पिछड़ गए। उसके पीछे के कारणों के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि अब यहाँ पर देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अंतरकलह जो कई सालों से चला आ रहा है, पहले अशोक तंवर जी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच था, फिर उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच आ गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो सर इंटरनल पॉलिटिक्स रहती है वो पार्टी को ले डूबती है, मानेंगे ना आप बात? मैंने आपको बोला कि इस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अभी लगभग परिणाम सामने आ रहे हैं वो वास्तव में जनता के द्वारा लाए हुए परिणाम है या कोई टेक्निक का फार्मूला है? ये सारी चीजों की स्थिति शाम को क्लियर होगी, शाम को स्थिति क्लियर होगी। लेकिन जनमानस कांग्रेस के साथ में था, पूरे का पूरा माहौल हमारे पक्ष में था, क्योंकि हमने जनता के बीच में रहकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया था। जबकि बहुत बड़ा बयान दे दिया है आपने सर, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। कौन सी टेक्निक ऐसी होती है, कौन सी टेक्निक के बारे में जिक्र हो रहा है? कांग्रेस पार्टी या फिर जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो आखिर कौन सी टेक्निक का जिक्र कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। शैलेंद्र कौशिक जी, आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्तों को आपने सुना, उन्होंने सीधे बोला है कि माहौल तो हमारे पक्ष में था, फिर न जाने ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई जिसकी वजह से ये चुनाव हमारे खिलाफ चला गया। जवाब दे दीजिए, बहुत बड़ा आरोप है ये। देखिए, कांग्रेस लगातार पिछले लंबे समय से केवल आरोप की राजनीति करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग जीतते हैं, जब ईवीएम चुनाव आयोग कहां चले जाते हैं जब उस पर सवाल, और सुबह 8:30 बजे जब हुड्डा जी अपने घर से निकले जब सवाल क्यों नहीं उठा रहे थे? जब वो तकनीक कहां थी? केवल हार के कारणों को ढूंढने के लिए और किसी और दूसरे माध्यम से ये सर अपने दूसरे उस पर ठीकरा फोड़ते हैं। इनको जो इनका अंतर कलह था उसके आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और जिस तरीके से कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज पूरी कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस रही नहीं थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की जगह केवल हुड्डा कांग्रेस हो गई थी। शैलजा गुट अलग था, सुरजेवाला गुट अलग था। इनकी तमाम नाकामी थी, और जिस तरीके से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उसके परिणाम जनता ने देखे। जिस तरीके से इनके शासनकाल में नशे में हरियाणा को डुबो दिया गया था, जिस तरीके से पर्ची और खर्ची की सरकार के माध्यम से सरकारी नौकरियों को एक उद्योग बना दिया गया था, वहां के युवा ने देखा था कि 10 साल में 1,40,000 नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना गया है। कहीं ना कहीं आप अपने कामों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी शैलेंद्र जी, कि आपको अपने कामों पर या मनोहर लाल जी के कामों पर इतना भरोसा था तो इलेक्शन के कुछ महीनों पहले आपको चेहरा क्यों बदलना पड़ा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आपको खुद महसूस हो रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरे को, नए नेतृत्व को लाने की एक नई परंपरा है, एक परंपरा चलती रहती है। कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं और आगे लाते हैं। आप इस तमाम तरीके की देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके से नई नई जगह पर नए नए लोग कार्यकर्ताओं को, साधारण कार्यकर्ताओं को सीएम बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है कि एक परिवार का ही छत्र चलता रहेगा। ये नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। इलेक्शन जीतकर किसी को जिम्मेदारी देना और 5 सालों तक वो मुख्यमंत्री काम करें, वो एक अलग विषय है। और 5 साल एक मुख्यमंत्री ने काम किया और 5वें साल में आप उनके चेहरे को पलट दे इलेक्शन से तुरंत पहले, तो कहीं ना कहीं एक आपका भी विश्वास डगमगाया तो था, तभी आपने बदला था। आप चाहे स्वीकार करें चाहे ना स्वीकार करें, तो ठीक है। अब विकास का मॉडल जीता, अगर विकास के मॉडल पर इतना भरोसा था तो खट्टर साहब को क्यों हटाया? और अगर कोई और मॉडल यहां स्थापित किया है बीजेपी ने हरियाणा में तो उसकी जीत हुई है। देवेंद्र जी, ऐसा कौन सा मॉडल बीजेपी ने यहां स्थापित किया नायब सिंह सैनी जी को लाकर
ऐसा कैसा जातिगत समीकरण सेट किया कि आप देखिए सारा बीजेपी के फेवर में चला गया? समझाइए सर। कि उन्होंने जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। नायब सिंह सैनी को काफी खुश हैं और जीत का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते नजर आ रहे हैं। ये भी काफी मॉडेस्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। देवेंद्र जी वापस से कैलकुलेशन पर आ जाते हैं सर। निश्चित ही देखिए, श्रेय तो अब नरेंद्र मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। हरियाणा के अंदर जो मुद्दे थे, देखिए मुद्दों के ऊपर अगर हम जाएं तो जो नेगेटिव मुद्दे थे वो तो ये थे कि किसान आंदोलन से गुजरा था हरियाणा, तो उसकी एक नेगेटिविटी सरकार के खिलाफ थी। एक जो अग्निवीर वाला मुद्दा था जो कि हरियाणा में डायरेक्ट इफेक्ट करता है, वो भी एक नेगेटिव था। पहलवानों का भी था। ये 2-3 तो नेगेटिव थे। इसके अलावा आप पॉजिटिव उसमें जाएंगे तो कोई बड़ा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खट्टर साहब के उस पर कोई बड़ा ऐसा अचीवमेंट काम के तौर पे आप बता सकती हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए जो बेरोजगारी है उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे टॉप पे पहुंच गया था हरियाणा। तो अब यही है कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बताएं कि भाई ये डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से हरियाणा की जनता ने वोट डाल दिया। ये हम पूछ लेंगे कि आखिर केवल में बीजेपी जातीय राजनीति के आधार पे आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भाई जाट राजनीति हरियाणा से खत्म हो रही है, या नॉर्थ इंडिया से जाटों की राजनीति जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है। ये आप मान सकते हैं अगर आप कहें तो। देवेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर शॉर्ट एंड सिंपल कि जातिगत समीकरण की वजह से ही बीजेपी जीती है। तो जो मैं कह रही थी जाट वर्सेस नॉन जाट, वो स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें सफल रही बीजेपी, है ना? देखिए मैं ये कॉन्क्रीट कोई अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर यही चीज अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जातीय राजनीति के चलते ये परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है प्रियदर्शी जी, देखिए देवेंद्र शास्त्री जी तो ये कह रहे हैं हरियाणा में मुझे ऐसा कोई काम नजर नहीं आ रहा जिसको देखकर जनता ने बीजेपी को तीसरी बार मौका दिया, और लेकिन तीसरी बार मौका मिला है सर, ये हिस्ट्री में, हरियाणा की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। हिस्टोरिक जीत है ये बीजेपी की। अब सर यहाँ पर एक बात से आपको जरूर संतुष्टि मिलेगी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो लीडिंग पार्टी है, वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग रह गए सीटों की संख्या में, जिसकी वजह से आपको हार हुई है। अब मुझे ये बताइए सर, क्या कारण मानते हैं, कारण क्या मानते हैं, क्यों रह गए आप लोग पीछे? देखिए, हरियाणा देश का सबसे नंबर 1 पहला ऐसा राज्य है जहां पे बेरोजगारी में ये अव्वल रहा है। अग्निवीर योजनाएं, विकास का देख लीजिए, हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है। पानी बिजली की अघोषित कटौती है। अग्निवीर योजना के साथ साथ आप देख लीजिए पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से प्रताड़ित था, लेकिन इनके पक्ष में सिर्फ एक चीज थी, इनके पक्ष में एक ही तरीके का माहौल था। जनता इनके खिलाफ थी, वो आपने वोट प्रतिशत से बताया।
लेकिन इनके पक्ष में एक सबसे अच्छा माहौल चीज थी कि वो थी कि सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जी। जो 10 साल से अपने पांव जमा के बैठी हुई थी। दूसरी चीज, ऐसी सेंट्रल के अंदर सरकार है जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो संवैधानिक संस्था का पूरा भरपूर उपयोग करती है। अच्छा। उसके अलावा एक चीज और चीज जो शास्त्री जी ने बताया कि जो चुनाव आयोग है वो भी केंद्रीय सरकार के अधीन है। सर ये बार बार सरकारी एजेंसीज पर सवाल उठाना, इसके अलावा तो आप लोग फिर आप लोग कोर्ट जाइए। इसके अगर अलावा इतने गंभीर आरोप आप लोग लगाते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो कोई नजर आ नहीं रहा। आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, तो क्या राम भरोसे देश चलेगा क्या सर? शैलेंद्र जी, कोई काम आप लोगों ने हरियाणा में नहीं किया, हरियाणा की जनता ने बस यूं ही आपको वोट दे दिए। यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं वो तो यही कह रहे हैं। देखिए, जो पता नहीं मैं किस आधार पर कहूं कि, लेकिन मैं अपने पार्टी के जो हमारी सरकार ने जो कुछ काम किए थे पहले मैं उनका जवाब दूंगा, उसके बाद जो प्रियदर्शनी का उसका जवाब दूंगा। ठीक है। देखिए, हमारी सरकार ने क्या काम किए, जिन किसानों के नाम पर इन्होंने कंधों पर बंदूक धरकर राजनीति करने का कांग्रेस ने प्रयास किया, उन किसानों के लिए इनके समय की सरकार में 8 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमारी सरकार में 24 फसलों पर एमएसपी मिलती थी। दूसरी बात, किसानों के 133.55 करोड़ के कर्जे हमारी सरकार ने माफ किए, मेडिकल कॉलेज की संख्याएं दुगनी की, अंतर खिलाड़ी, जो हरियाणा खिलाड़ी प्रधान देश है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और सुविधाएं दी। इसके अलावा हमारी सरकार ने ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है 12,000 से बढ़ाकर 20,000 की, महिलाओं के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, युवाओं के लिए 1,40,000 नौकरी दी। कांग्रेस के संग दिक्कत यह है कि कांग्रेस को केवल अपने चश्मे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। प्रियदर्शनी जी राजस्थान के 5 साल पुरानी गहलोत सरकार को भूल गए, जो किसानों के साथ क्या क्या किया और उसका परिणाम उनको मिला। हमारी सरकार ने किसानों के लिए वह काम किया, युवाओं के लिए काम किया, तो हमें सरकार का फायदा मिला, वोट मिली, जनता ने विश्वास व्यक्त किया। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, बिल्कुल इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इनके युवराज जब विदेश में अमेरिका में जाकर भारतीय चुनाव 2024 के चुनाव की संवैधानिक प्रमाणिकता पर सवाल उठा सकते हैं, तो इनके पार्टी के प्रवक्ता से क्या उम्मीद की जा सकती है? चुनाव आयोग जो निष्पक्ष रूप से सरकार चुनाव करा रहा है, हर घंटे में अपडेट कर रहा है रिजल्ट्स को, उसके बावजूद भी केवल हार को स्वीकार करने की बजाय, मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में चुनाव आयोग को क्या हो गया था, या इनसे पूछना चाहता हूँ जिस तरीके से ये कर्नाटक में जीता चुनाव आयोग कहाँ गया था, तब उन्होंने क्या चुनाव आयोग में भी जिस सीट बढ़ोतरी को लेकर इतना जश्न कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां मना रही हैं, लोकसभा इलेक्शन में सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, अचानक से हरियाणा विधानसभा में खैर इन सब बातों के अलावा आप जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं। ठीक है, बार बार यही डिस्कशन नहीं होना चाहिए सर। मैं तो नहीं चाहूंगी कि सरकारी एजेंसी पर अगर सवाल खड़े करते हैं तो आप जाइए और पीआईएल दाखिल कीजिए या कोर्ट जाइए या जो भी है सरकार के सामने धरना दीजिए, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस स्टेटमेंट्स देना कि जी इलेक्शन कमीशन खराब है, जीत गए तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। खैर, अब जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ सर? शैलेंद्र जी, आपसे ही सबसे पहले ले लेती हूं मैं जवाब। आप तो 370 धारा हटाने को लेकर इतनी बखान कर रहे थे, इतनी पीठ थपथपा रहे थे, जिस कश्मीर के विकास मॉडल का आप बार बार जिक्र करते हैं, उस कश्मीर की जनता ने आपको एक भी सीट नहीं दी, क्यों नहीं मिली? देखिए, कश्मीर में जो कुछ परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी की तरह ठीकरा नहीं फोड़ते, हम उनको स्वीकार करते हैं और जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, 370 हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, उसके माध्यम से हमने जम्मू कश्मीर में एक अंधकार का भय का वातावरण था, जिस तरीके से युवा को बंदूक और सप्लाई की जा रही थी, थमाई जा रही थी, उसको दूर करके माध्यम से भारत के सूत्र में पिरोने का जो काम किया था, उसके लिए निश्चित रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन चुनाव के जो परिणाम आए हम स्वीकार करते हैं, चुनाव के परिणामों में चाहे हालांकि कांग्रेस की स्थिति की तुलनात्मक देखें तो हमारी सीट अब भी कांग्रेस में पिछली बार की तुलना में बढ़ी है, वहां 4 सीट और कांग्रेस की सीट 12 से 5 आई है। चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए, हम अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं और जो रिजल्ट आए को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए, बिना किसी व्यवधान के चुनाव हुए, लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, 68% तक वोटिंग हुई। निश्चित रूप से चुनाव आयोग का और जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी आए, कश्मीर में विकास मॉडल की बात बीजेपी की सरकार करती है, स्पेशली सेंटर में जो सरकार है वो बार बार यही दावा करती है कि आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, वहां पर विकास मॉडल के तहत काम हो रहा है, वहां पर फैक्ट्रीज खुल रही हैं, रोजगार मिल रहा है सर, लेकिन कश्मीर की जनता ने तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं दी। हालांकि जम्मू क्षेत्र में इनकी बढ़ोतरी हुई है जरूर। देखिए, जम्मू और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है कांग्रेस और एनसी के मुकाबले।
इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका मैनेजमेंट वहाँ पर बहुत तरीके से उन्होंने काम किया है और किसी भी पार्टी को बहुमत की स्थिति नहीं है, आप ये देखिए जम्मू और कश्मीर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सरकार कोई भी बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने और चाहे कांग्रेस और दूसरी जो उनकी अलायंस में है उनकी सरकार बने, अभी देखिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं है। वहाँ एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रूल करेंगे। तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक नई व्यवस्था आई है, उसमें सरकार के सारे अधिकार जो है एलजी के पास है। तो सरकार न तो नियुक्ति के अधिकार होंगे, न ट्रांसफर के अधिकार होंगे और ना कोई डिपार्टमेंट में कुछ फैसले ले सकते हैं। तो ये सरकार बनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं समझता हूं कि केंद्र के नियंत्रण में अगर वो चलता है तो ये बेहतर स्थिति है। अच्छा। और मैं ऐसा मानता हूं कि 370 हटने के बाद और जब अब चुनाव की प्रोसेस में लेकर के आए हैं, तो इससे पहले की सरकारों के मुकाबले जम्मू कश्मीर को ठीक से हैंडल किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि अब ये जनतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर अब शामिल हो। और देखिए 370 हटने के बाद जिस तरीके की का इमेज बनाने की कोशिश कश्मीर में की जा रही थी, ऐसा नहीं है। लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, अपना समर्थन दिया, चाहे वोट किसी को भी डाला, लेकिन देश की व्यवस्था के साथ है लोग, ये अच्छी बात है। प्रियदर्शी जी, सर जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पर कुछ कह दीजिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करेंगे तो बीजेपी नजर आ रही है, यानी जम्मू कश्मीर में भी आप कुछ बहुत अच्छा करते नजर नहीं आ रहे, हालांकि आपकी अलायंस जरूर जीत रही है वहां। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अलायंस, इंडिया अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़ा, जिसके अंदर हमारे को सफलता प्राप्त हुई है। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के परिणाम आपको नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बार बार आप किसी टेक्निक की बात ना करें, लेकिन मैं आपके जो प्रश्न है उसका ये जवाब दे दूं। इन दोनों स्टेटों के अंदर जो परिणाम आए हैं वो आप मेरी दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो मैं मेरी दृष्टि से कह दूं, ये केंद्रीय नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन के आधार पर ये चुनाव हुए। एक बात। दूसरी चीज, संपूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए, विकास के लिए और उस प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए, शांति और सौहार्द के लिए जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया। परिणाम आप देख लीजिए। परिणाम इतने महत्वपूर्ण है और वहां की जनता की जागरूकता और दबाव के कारण आज आप देख लीजिए कि ये परिणाम सामने आए। हां, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली है, उसके लिए इनकी जो रणनीति है वो उसके लिए ये अपने स्तर पे समीक्षा कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ा और हम प्रारंभ से ही हमारे पक्ष में परिणाम की स्थिति बनी हुई थी, जो आज तक मेंटेन है। प्रियदर्शी जी, आपने एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस वहां पर किया जिसने लगातार धारा 370 हटने का विरोध किया, जो वहां पर बार बार ये माहौल बनाते रहे कि देखिए जम्मू कश्मीर की जनता तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि वहां से 370 हटे, लेकिन वहां से हटी 370 और देश के सम्मानित नागरिकों ने खूब पार्टिसिपेट करके वोट डाले। बेशक आप लोगों के पक्ष में डाले, अच्छी बात है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए। सरकार वहां पर बनने जा रही है, बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों के अलायंस की सरकार वहां बनेगी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर कि वहां पर एलजी भी रहेंगे, तो बैलेंस के साथ काम होना चाहिए, दिल्ली की तरह झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके लिए जवाबदेही कौन है, एलजी किसके अधीन काम करते हैं? आज आप देख लीजिए, दिल्ली में जिस तरीके का जो खेला जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और वही गेम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जनता ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और इंडिया गठबंधन ने सबसे पहले यह कहा था कि संपूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो जनता ने कांग्रेस पार्टी के साथ में इस लड़ाई के अंदर पूरा का पूरा भागीदारी निभाई और बढ़ चढ़कर वोट किया। तो हम इस परंपरा के खिलाफ हैं और इस परंपरा के खिलाफ आगे भी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर तो जो रार है सेंटर के साथ वो ऐसे ही जारी रहेगी और झगड़ा करने के मूड में आप है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर
किसी प्रदेश के हित की कोई बात हो रही होगी तो जरूर आपकी बात का समर्थन वहां की जनता कर रही होगी शायद, लेकिन ये जांच का विषय है या फिर ये पूरा रिसर्च का विषय है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या फिर सेंटर के हाथ में पावर रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और वापस से अब मैं हरियाणा पर आ जाती हूँ, क्योंकि हरियाणा के जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बार बार खेल के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर शैलेंद्र जी, बार बार घूम फिरकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो तो यही कह रहे हैं कि सारा सिस्टम आप लोगों के हाथ में था जिसका मिसयूज आप लोगों ने किया और ये नतीजे आए। सर, आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आप ये चुनाव जीते हैं? किसकी वजह से आप ये चुनाव जीते हैं? क्या जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए आपके पास है? निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से पिछले 10 साल से लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, लोक कल्याणकारी नीति आई और पिछले 10 साल के अंतर्गत हरियाणा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नशा का जो माफिया गैंग, इनको जो खत्म किया है, उसके आधार पर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, नायब सैनी जी के नेतृत्व को वोट दिए। नशे की आप बात कर रहे हैं कि नशे को हमने खत्म किया है, नशा हरियाणा से, राजस्थान से खत्म हो गया क्या सर? देखिए, जिस स्थिति की जो कांग्रेस की सरकार की स्थिति थी उस पर कितना कंट्रोल आज नशे की स्थिति में, युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, इसीलिए युवाओं ने इस तरीके से वोटिंग की है वहां, और जिस तरीके से रोजगार दिया है। पर जाइए, ग्राउंड पर जाइए। नशे की बात तो मत करिए, नशा तो इन स्टेट्स में बढ़ा है सब जगह, तो नशे विषय का तो आप अचीवमेंट मत गिनाइए, तो कुछ और लेके आइए। नशा विषय तो सब जगह, गुजरात में भी बढ़ गया है, राजस्थान में भी बढ़ गया, हरियाणा में भी बढ़ा है, पंजाब में भी बढ़ा है, इवन वहां पर तो अभियान चलाया गया फिर भी बढ़ा है। ठीक है शैलेंद्र जी, कुछ सॉलिड पॉइंट बताइए कि मैं जरा अपने साथ जो और प्रवक्ता जुड़े हैं उनसे भी पूछ सकूं कि देखिए ये बीजेपी ने किया और तीसरी बार उनको मैंडेट मिला है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको तो काम भी गिनाए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता उनको करें, इनको काट करें, मैंने बताए थे कि हमने 1,40,000 नौकरी दी, हमने बताया हमने 133.55 करोड़ किसानों को कर्जे माफ किए, हमने 24 फसलों पर एमएसपी दी है, हमने जो विद्यार्थी थे ओबीसी के उनकी वो बढ़ाई, छात्रवृत्ति, हमने महिला सुरक्षा पर काम किया है, कितने काम बताए हमने, और उन कामों को जनता ने वोट दिया है। आप एक बार बताइए, जनता ने वोट दिया है कांग्रेस के नेताओं पर, इसके अलावा कोई सवाल है? ये जिस स्टेट में जीते हुए इनसे पूछ रहा हूँ, उन पर इन्होंने सवाल क्यों उठाए? ईवीएम पर क्यों नहीं जवाब देते? कर्नाटक और तेलंगाना पर ये लोग ठीक है तो केवल ईवीएम नहीं, वो तो सर हर बार का रहता है, वो तो जब अगर विपक्ष की पार्टियां चुनाव जीतेंगी मैं तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आऊंगी प्रियदर्शी जी, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है सर, अपना जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल में सब लोग से तमाम बड़े चेहरों का जिक्र कर लेते हैं। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जितने स्टार चेहरे भी मैदान में उतरे देवेंद्र जी, उनके लिए भी लड़ाई कोई आसान नहीं थी। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि भले ही कांग्रेस वहां हार गई हो लेकिन कॉम्पीट अच्छा किया और बहुत मार्जिनल जीत सभी कैंडिडेट्स की, जो ऑलमोस्ट बड़े चेहरे भी हैं उनकी नजर आ रही है। आप देखिए, अनिल विज चुनाव हार रहे थे, अब अचानक से फिर उनके जीतने की खबर आई, तो कई बड़े बड़े चेहरे, दुष्यंत चौटाला जैसा चेहरा जो 5वें 6ठे नंबर पर आए हैं, तो ये बहुत हैरान करने वाला है। देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा रही है हरियाणा के अंदर। अगर ये डेवलपमेंट का मॉडल हरियाणा को रख करके आगे अगर देश में पूरे भारतीय जनता पार्टी अपना आगे बढ़ती है तो समझिए कि देश बहुत आगे चला जाएगा, अगर इसी तरह का मॉडल हम रख करके आगे बढ़ेंगे। मैं मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट मानता हूँ कि दो चीफ मिनिस्टर्स बदलने के बाद भी एंटी इनकम्पेंसी नहीं हुई और किसी तरह के कोई मेजर ये छोटे मोटे किसानों के कर्ज माफी के और 1-2 एमएसपी का मुद्दा गिना रहे हैं। बाकी का जनता का जो इशू हैं उनके ऊपर बातचीत नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद किसान आंदोलन होता है, जैसे जो मेरी बात सुनिए सर, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को जो वहां महसूस हुआ सर, शायद उसी का, अब किसान आंदोलन हुआ उसमें सरकार का फेल्योर रहा, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन में शामिल ना होने वाले लोग थे, जो सड़कें ब्लॉक हुई, कहीं ना कहीं लोगों में भी नाराजगी थी, तो उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। नहीं, देखिए, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या कांग्रेस ने करवाया?
वो तो किसानों ने किया था ना, तो वो वोट इस तरह से नेगेटिव वोट नहीं जाता है। वो वहां पर सड़क के ऊपर ब्लॉकेड किया किसने? ब्लॉकेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया ना, रोका तो इन्होंने ना, वो तो दिल्ली जाना चाह रहे थे, वो कोई सड़कें थोड़ी रोकना चाहते थे। तो ये इस तरह से नहीं है कि वो नेगेटिव वोट इसलिए पड़ा कि वहाँ आंदोलन हुए, नहीं नहीं, ये इस तरह से वोट नहीं पड़ता है। इसका देखिए, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये आश्चर्यजनक परिणाम है और किसी के समझ में नहीं आ रही है कि परिणाम किस तरह से आए, रिसर्च होगी इनका कि आधार आखिर क्या है। हरियाणा में हुआ क्या। लेकिन ठीक है, भाजपा को मैंडेट मिला है और स्वीकार किए जाना चाहिए। प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है आपको इन्हें बधाई दे देनी चाहिए बीजेपी को। और सर, खबरें भी हैं उड़ती उड़ती कि लड्डू तो कांग्रेस पार्टी ने खूब बनवाए थे, तो भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस लीडर्स को संदेश दिया कि वो लड्डू हमें भिजवा दीजिए। देखिए, जनादेश जो आया है वो सबको मानना पड़ेगा, शिरोधार्य है, लेकिन उस जनादेश की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद पर उसके कारणों पर चिंतन होता है और कारणों का भी तभी पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि हमारे जीत के अंदर एमएसपी 24 फसलों पर ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये मांग इंक्लूड है कि ये 24 फसलों की खरीद पर एमएसपी लागू करेंगे। इन्होंने अभी तक लागू नहीं करी है। दूसरी चीज, किसान आंदोलन इनको पता नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, क्या वो उसका हिस्सा है ना हरियाणा को मिल गया क्या? आज आप देख लीजिए, हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पर है। युवाओं के पास कितना कुठाराघात हुआ, 94 लाख युवा हैं वहां पर 18 से 39 साल के। हरियाणा के अंदर उनके साथ में कुठाराघात हुआ है। आज आप देख लीजिए, अग्निवीर के योजना को लेकर आज तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इन्हों के पास में पॉजिटिव कहने के लिए कुछ नहीं है। ये अपने घोषणा पत्र में जो बात की हुई है उसको ये कह रहे हैं कि हमारी घोषणा पत्र की मांगों को हमने पूरा किया है। अरे अभी आपकी सरकार बनी नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि आपने 24 फसलों पे एमएसपी जारी कर दी, जबकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह कमिटमेंट किया है। जबकि वास्तविकता ये है कि वहां पर आप देख लीजिए, समीक्षा होगी चुनाव की, जो कारण रहेंगे उनको उससे इनको बड़ा अचरज होगा। और अभी परिणाम आप देख लीजिए, ये उत्साहित होने के लिए नहीं है। ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो आज से शुरू हो जाएगी। इनको पता चलेगा उसकी जवाबदेही क्या रहेगी। उसका कितने सालों से चली आ रही है गुटबाजी लेकर डूब गई आपको, जिसका जिक्र आप कर ही नहीं रहे हैं। बीजेपी की गुटबाजी का तो ठीक है, जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी पार्टी की गुटबाजी जो कई सालों तक चली आ रही है, राहुल गांधी कोशिश करते करते थक गए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के साथ अलग जो दूसरे नेताओं की लड़ाई है वो उन्हें खत्म नहीं कर पाए आप, और उसी का नुकसान आपको बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। बीजेपी से छोड़कर अशोक तंवर कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी से छोड़कर अशोक तंवर कांग्रेस में आए। अगर गुटबाजी होती तो ऐसी संभावना नहीं है, दूसरे दलों से छोड़कर आए। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल अच्छा एक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। परिणाम जो भी आए, परिणाम हमारे लिए शिरोधार्य है और उसकी समीक्षा की जाएगी, कारणों का पता करा जाएगा और कारणों की सच्चाई भी का भी पता करा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर अपनी हार को भी इतने सकारात्मक तरीके से कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, बहुत अच्छी बात है सर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होना चाहिए कि चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन बाद में पूरे सिस्टम को खराब बोलना और जीत जब हो जाती है तब एकदम साइलेंट रहना, ये नहीं होना चाहिए। ये दोहरा रवैया होता है। शैलेंद्र जी, सर मैं सिस्टम की बात एक मैं बता दूं कि जब ये ईवीएम आई थी तो कांग्रेस के रिजीम में आई थी। और जब ये चुनाव हुए तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ही ऑब्जेक्शन किया था। इनके बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य हैं, किताबें छापी गई थी। इसलिए देखिए, सिस्टम पे सवाल जो आज सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी पहले उन्होंने उठाए, तो आज इनके ऊपर इसलिए है ना, जनरलाइज हो चुका है। मान लिया मैंने, अगर बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी यही करती थी, लेकिन बार बार बस सरकारी एजेंसियों के लिए खराब बोलना। अब इलेक्शन रिजल्ट आए हुए सर, अभी लाल सिंह जी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। ठीक है लाल सिंह जी, आप अभी भाजपा कार्यालय में हैं और जश्न की तैयारी यहाँ पर हो गई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज 4 बजे पहुंचेंगे। किस तरह का माहौल है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल नंदनी, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, और उसको लेकर जो तस्वीर भाजपा मुख्यालय की, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। एक जलेबी बड़ा मुद्दा बना था हरियाणा में,
कि जलेबी को लेकर चर्चा हुई थी और आज ये पूरी जो तैयारी आप देख रहे हैं, पूरा सामान ला दिया गया है जलेबी बनाने के लिए और तमाम कार्यकर्ता आप देखते हैं बेसन भी पहुंच गया है। ये देखिए जलेबी बनाने का कच्चा है वो भी पहुंच गया है। इससे जलेबी बनाएंगे पार्टी, क्योंकि हरियाणा में जब मुद्दा बना था जलेबी का तो पूरा सामान ले आए, कार्यकर्ता बनाएंगे खुद ही और एक दूसरे को कार्यकर्ता खिलाएंगे भी। ये पूरा साजो सामान आ चुका है। ये देखिए वो जलेबी बनाने वाला ये भी है, तैयारी करके लाए कार्यकर्ता भी आए। ये पूरा क्या तैयार करके आए हैं क्या डॉक्टर साहब? ये पूरी तैयारी करके आए हैं? नहीं, पार्टी की पूरी तैयारी है। देश भर में सभी देशवासी प्रसन्न हैं और हरियाणा के चुनाव से कार्यकर्ताओं में जोश है निश्चित तौर पे, तो ये सांकेतिक है। बाकी मिठाइयों का दौर तो सुबह से चल रहा है कार्यालय। जलेबी तो मुद्दा बना था ना हरियाणा में। जलेबी के अलावा दूसरे भी कई मुद्दे उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी, कई झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, पर उनके नैरेटिव चले नहीं है कांग्रेस के। तो ये जवाब है कि इस तरह का कि आप आइए, ये एक जवाब है कि जलेबी को मुद्दा बनाओगे तुम जलेबी खिलाएंगे जीत के जश्न में? जरूर जलेबी खिलाएंगे, जीत के भी दिखाया और उनका जो मुद्दा था उसी के ऊपर ये जलेबी का प्रोग्राम रखा है। लेकिन नहीं, पूरी तरह से कार्यकर्ता तैयार है और मैं फिलहाल एक बार मेरे सहयोगी जरा सामान भी दिखा देता हूँ। पूरा जो सामान होता है जलेबी, आपने देखी हुई प्रक्रिया जलेबी बनने की। ये देखिए पूरा घोल के भी लाए, ये जलेबी इससे बनाएंगे, पूरा तैयार किया हुआ है। ये वो कपड़ा है जिससे जलेबी बनाई जाएगी। पूरी तैयारी है पार्टी की जलेबी खिलाने की। बिल्कुल, जलेबी तो राहुल गांधी जी को जी एक करिए बातचीत। कॉमेडियन रूप से देखता है, वो हर बात कॉमेडियन ही होती है, वो जो भी बात कहते हैं वो कॉमेडियन होती है। इसलिए हमने भी ये सोचा कि चलो इस मजाक में एक मजाक और कर दिया जाए, क्योंकि हमारी जीत हुई है हरियाणा में। जब जीत हुई है तो मजाक में मजाक चल रहा। बाकी ये कोई जलेबी का कोई मुद्दा थोड़ा, जलेबी से सरकारें थोड़ा बनती है। सरकार तो जो विकास करता है, जो विकास हुआ है देश के अंदर, मोदी जी ने जो विकास किया सरकार उसकी बनी है, उसी के वोट मिले, उसी की जनता ने विधायक बनाए हैं। और ये जलेबी वगैरह ये तो सब पप्पू, उनको पप्पू देखिए बिल्कुल ये ठीक कहा है नंदनी। आपने देखा होगा कि जो तस्वीर हम पार्टी कार्यालय के ठीक सामने आप देख रहे हैं कि ये जलेबी बनाने की तैयारी है। ये सांकेत है क्योंकि भाई जीत है तो मिठाई भी खाएंगे, जलेबी भी खाएंगे। लेकिन चूंकि हरियाणा चुनाव में जलेबी एक बड़ा मुद्दा बना था, आपने देखा होगा जहां हर सभा में जलेबी का जिक्र हुआ था, तो आज पार्टी जीत के बाद उस जलेबी के मुद्दे को एक बार फिर कार्यकर्ताओं को इसी रूप में दिखाना चाहती है कि हम जीत कर आए हैं और जलेबी कार्यकर्ताओं को खिलाएंगे। ये कांग्रेस को शायद मुंह चिढ़ाना चाह रहे होंगे या फिर कांग्रेस पे चुटकी लेना चाह रहे होंगे, इसीलिए जलेबी बना रहे हैं। जलेबी का मुद्दा बहुत गूंज रहा है। राहुल गांधी जी ने दरअसल हरियाणा के एक हलवाई की जलेबी की तारीफ करी थी और बस ये कहा था कि ये जलेबी हम आएंगे तो पूरे देश में बिकेगी। जो मोदी जी ने नहीं किया वो हम करेंगे। अब देखिए बीजेपी सबको जलेबी खिला रही है। लाल सिंह जी से दोबारा से संपर्क करेंगे, लेकिन जो मेहमान जुड़े हैं सर, आप देखिए मिठाई बनाने का दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी कार्यालय में जलेबियां बनाई जाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। इस पर जरा मुझे प्रियदर्शी जी आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। जलेबी खाना आपको थी, अब वो खा रहे हैं। देखिए हम तो पूरे देश को जलेबी खिलाना चाहते हैं। इसका मौका आएगा हम पूरे देश को जलेबी खिलाएंगे। और आज देख लीजिए बीजेपी जो आज इस जलेबी को जो चाहे सांकेतिक तौर पर खा रही है, वो भी हमारी वजह से ही खा रही है। अच्छा, आज राहुल गांधी जी की बात से प्रेरणा लेके ये जलेबी खा रहे हैं। शैलेंद्र जी तो इनको तो है ना राहुल गांधी जी को है ना धन्यवाद दे देना चाहिए। लेकिन इनको इस जलेबी के साथ साथ में एक चीज का और जवाब पूछ लेता हूँ मैं इनको। सर समय की थोड़ी कमी है, जल्दी पूछिए। इसका इनको रशिया के बारे में भी बता देना चाहिए कि रशिया के बारे में इनको क्या तकलीफ है। अरे सर, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोला है। ठीक है, सुप्रिया श्री मुद्दा ने तो उसके संदर्भ में भी ये बता नहीं तो जलेबी की भी बात आई है। शैलेंद्र जी, जलेबी आपके कार्यालय में बन रही है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी वजह से ही जलेबी खा रहे हैं आप लोग। फाइनल जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए नंदिनी जी, जलेबी तो इनके नेता ने बनाने की प्रयास किए, लेकिन चाशनी के लिए सामान नहीं मिल पाया इनको, तो वो जलेबी इनकी रह गई सूखी। चाशनी तो बीजेपी की अच्छी है, जो जनता को पसंद है। जनता जानती है कि बीजेपी की जलेबी और बीजेपी की चाशनी और बीजेपी के रस में ही विकास संभव है देश का, हरियाणा का, इसलिए वोट दी है और इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सर समय की थोड़ी कमी है लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बातचीत सभी के साथ हुई, सभी लोग जुड़े, शुक्रिया। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।